गुरुदेव के आने से पहले मैं आपको जो आज के टॉपिक हैं उनको लेकर जो इमेजेस हैं, जो चार्ट जो कि आप ड्रॉ कर ले पहले से, वो बेटर है तो वो मैं आपको शो कर देता हूँ। अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो करने जा रहा हूँ कि कौन से घर का कौन सा ग्रह मालिक है और कौन सा ग्रह कारक। आज का हमारा पहला टॉपिक ये है कुंडली के 12 घरों के मालिक और कारक ग्रह। आप इसको जिस तरीके से आपको ये चार्ट दिखाई दे रहे हैं, इसको आप सेम एज इट इज पेपर पे उतार लीजिए। और जो भी आप में से जो बुक जो लेना चाहते हैं, मैं चैट के ऊपर नंबर डाल दूंगा, आप उसके ऊपर कॉल करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हो। तो उसमें आपको ये प्रारंभिक ज्योतिष ज्ञान, लाल किताब अमृत और वशिष्ठ ज्योतिष, तीनों बुक्स जिसके अंदर आपका पूरा कोर्स है, वो तीनों आपके पास आपके घर पहुंच जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये चार्ट सबने नोट्स पे उतार लिया होगा। इसके बाद जो अगला चार्ट है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये है कि कौन से घर में कौन सा ग्रह उच्च का माना जाता है। इस चार्ट को भी आप अपने नोटबुक्स पे उतार लीजिए। अगर कोई चार्ट को नहीं उतार पाया तो आप फिक्र मत कीजिएगा। ड्यूरिंग द क्लास ये बुक आपके सामने स्क्रीन पे शो होती रहेगी, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी गुरुदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो अभी हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जय माता की बेटा। माता रानी खुशियां दे, सुख दे, तंदुरुस्तियां बख्शे, खूब कामयाबियां दे प्रभु। तो बेटा हमने घरों के बारे में पहले बात करी थी। 12 के 12 घरों के बारे में मैंने आप सबको समझाया था। मैं चाहता हूं कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है आगे सालों साल चले और ज्यादा से ज्यादा लोग इस ज्ञान को, इस विज्ञान को पाकर जितना हो सके दुनिया का भला कर सके और अपना नाम कमा सके और खुद भी ज्ञानी और विज्ञानी बन सके। इसीलिए मैंने पिछली बार भी बताया था कि बहुत सारी दुनिया पैसे देने को भी तैयार है, लेकिन बहुत सारी ऐसी अच्छी कुंडलियां हैं जो विज्ञान को बहुत ही अच्छी तरह से ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उनके पास आज पैसे नहीं है। उनका फ्यूचर अच्छा है, आगे उनके पास बहुत पैसे होंगे, लेकिन आज वो असमर्थ है। तो इसीलिए फिर हमने ये निर्णय लिया कि अच्छा रहेगा कि अगर इन सारी क्लासों को बिल्कुल फ्री रखा जाए और कोई भी क्लास कभी भी देखी जा सके, तो हम 1 2 3 के हिसाब से इसको डालेंगे, डेट के साथ डालेंगे आगे से यूट्यूब और फेसबुक पे कि इतनी तारीख को हुई क्लास और इस संदर्भ में हुई क्लास का ये वीडियो है। ठीक है मनप्रीत, इस तरह से लिखना है बेटा, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। ठीक है एजे। तो अभी एक सवाल आया था कि दूसरे और पांचवें घर के अंदर कौन सा ग्रह नीच का होता है। मैं आपको बता दूं कि दूसरे, पांचवें और 11वें घर के अंदर कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता। दूसरा घर खास तौर पे किसी को नीच नहीं करता और पांचवा घर सूर्य देव की कृपा दृष्टि में आता है। और लेकिन पांचवा घर है बृहस्पति का और कारक वहां सूर्य है, और 11वां घर शनि का है लेकिन उसके कारक बृहस्पति है। तो सही मायने में अगर बहुत बड़ी ताकतों में अगर हम देखें तो शनि और बृहस्पति जन्म कुंडली की सबसे बड़ी ताकतों में आता है। बीच बीच में बहुत सारे आगे की क्लासेस के लेसन भी आ जाएंगे, क्योंकि ये भरा हुआ बेटा बर्तन है, पता नहीं कब छलक जाए और क्या निकल जाए पता नहीं चलता। 11वें घर के अंदर बृहस्पति हो, शनि हो, या शनि या बृहस्पति हो, ये तभी अच्छा फल देते हैं अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में हो। ठीक है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा
कि अगर बुध शुभ स्थिति में नहीं है तो पूरी कुंडली चाहे कितनी भी अच्छी हो, उसके बावजूद वो कुंडली अच्छी गिनतियों में कभी नहीं होती, क्योंकि सारी दुनिया को चलाने वाला जो ग्रह है, जो पापी ग्रहों को चलाता है, जो शुभ ग्रहों की शुभता को भी कई बार बेकार कर डालता है, वो एक ही ग्रह है और वो है बुध। तो इसीलिए जन्म कुंडली के अंदर बुध का शुभ होना बेइंतहा जरूरी है। फिर कौन बताएगा कि कौन से घर के अंदर कौन सा ग्रह उच्च का है? कोई बताना चाहेगा? हेमरतन। जी गुरुदेव, गुरुदेव प्रणाम। खुश रहो बेटा, सुखी रहो, खुश रहो। आपके चरणों में कोट प्रणाम। माता रानी सुख दे। गुरुदेव, पहले घर में सूर्य उच्च का होता है, दूसरे घर में चंद्रमा उच्च का होता है, तीसरे घर में राहु उच्च का होता है, चौथे घर में बृहस्पति उच्च का होता है, छठवें घर में बुध और राहु उच्च का होता है, सातवें घर में शनि उच्च का होता है, नौवें घर में केतु उच्च का होता है, 10वें घर में मंगल उच्च का होता है और 12वें घर में केतु और शुक्र दोनों उच्च के होते हैं। शाबाश बेटा, शाबाश, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब और कौन बताना चाहेगा कि कौन से घर में कौन सा ग्रह नीच का होता है? ये तो हनी कपूर ने हाथ नहीं खड़ा किया, ये तो बता सकता है। चलो राज चौधरी, तुम बता दो बेटा। अनम्यूट कर लो। हाँ ठीक बेटा। प्रणाम गुरुजी। खुश है बेटा, सुख दे दाता। गुरुजी, पहले घर में शनि नीच का होता है, तीसरे घर में केतु नीच का होता है, चौथे घर में मंगल नीच का होता है, छठे घर में शुक्र नीच का होता है और सातवें घर में सूर्य नीच का होता है, आठवें घर में चंद्रमा नीच का होता है, 10वें घर में बृहस्पति नीच का होता है और 12वें घर में राहु नीच का होता है। गलत बोल गए बेटा तुम। राहु और बुध। अच्छा जी गुरुजी। 9वें घर में बृहस्पति नहीं नीच का होता है, राहु नीच का होता है। जी जी। 10वें घर में बृहस्पति नीच का होता है और 12वें घर के अंदर इनके कारक और मालिक दोनों ही खराब अवस्था में ही होते हैं बेचारे। ठीक है, नीच का तो नहीं कहा जा सकता, खराब अवस्था में कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज। अच्छा, ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट बनेगी। अगर ये समझ में आ गया तो यहीं से ज्योतिष की वो नींव आपके अंदर रखी जा चुकी होगी कि जब कुछ भी समझना आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। ठीक है, सूर्य को पहले स्थान पर उच्च क्यों माना गया है? सूर्य को पहले स्थान पर उच्च स्थान क्यों दिया गया है लाल किताब के द्वारा? उसका कारण है, ये घर है हमारे सेल्फ मोटिवेशन का, हमारे शरीर के अंदर की ताकत को तय करता है पहला घर। और जो एक सच्चाई और चालाकी, अकेली सच्चाई नहीं बेटा, सच्चाई और चालाकी पहले घर के अंदर जब सूर्य होता है, हालांकि ये घर मंगल का है, यहां मेष राशि आती है, लेकिन जब सूर्य होता है ये कहीं ना कहीं अपने बेटे की थोड़ी सी ताकत भी लेकर के बैठता है।
समझे? तो इस घर में सूर्य बैठा हो और 10वें घर को पहला घर लगा हुआ हो, तो आपको सुनारों के बेटों का जन्म लगन के अंदर सूर्य में ही मिलेगा। यानी कि सुनार के घर पे पैदा होने वाला बेटा, उसकी कुंडली के अंदर सूर्य लगन में मिलेगा। क्योंकि सुनार थोड़ा सा झूठ बोलते हैं, थोड़ी सी चालाकी करते हैं, थोड़ा सा सोना बचाते हैं। आजकल वो लेबर चार्ज के रूप में ही थोड़ी सी और मारामारी कर लेते हैं। तो थोड़ी सी चालाकी, कर्मठता पूरी, चालाकी पूरी, डिसीजन लेने की ताकत पूरी, इतना पैसा और सोना संभालने की ताकत पूरी, यह सब देता है। पुराने समय के अंदर सूर्य अकेला जब लगन में हुआ करता था तो उसे राजा बोला करते थे, क्योंकि ऐसे आदमी में मंगल की ताकत साथ में आती है। यानी खून स्पोर्टिव होता है, पूरा खून का दौरा स्पोर्टिव होता है। और ऐसी अवस्था के अंदर आदमी डरता घबराता नहीं है जल्दी, और उसका जल्दी दिल नहीं धड़कता। यानी कि जिसका लगन के अंदर सूर्य हो, उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट कभी नहीं चलता, जिसकी वजह से डर और घबराहट नहीं पैदा होती। समझ गए? और यहां आदमी को जो करना होता है वो ताल ठोक के भी करता है। 100 आदमी की भीड़ हो या 1000 आदमी की भीड़ हो, उसके सामने भी कर जाता है। पर जो सच्चाई की बात हो, लोगों के भले की बात हो, उसके लिए तो उस समय के अंदर लोग राजा बना करते थे। आज की डेट में अगर यही बहुत ज्यादा सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाले लोग सूर्य एक वाले शुरू कर देते हैं, तो वो तो बेचारे अपना कामकाज भी गवा बैठते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। तो सूर्य लगन में हो, ये बात तो पक्की है कि कुछ भी करते हुए दिल नहीं बहुत ज्यादा धड़कता, आदमी हर चीज कॉन्फिडेंटली करता है। तो उसकी वजह से अगर आदमी थोड़ा सा चुस्त, चालाक और डिप्लोमेटिक हो, ये आदमी जितना पैसा कमा सकते हैं, जितनी शिद्दत से काम कर सकते हैं, जितनी शिद्दत से निर्णय कर सकते हैं, जितनी शिद्दत से ये लोगों से काम निकलवाने के तरीके बना सकते हैं, इतना कोई नहीं बना पाता। इसलिए दुनिया के बहुत टॉप क्लास मैनेजर्स इस युग में पैदा होते हैं, या अपने काम धंधे के अंदर भी हर चीज को बड़ा सिस्टमेटिकली चलाने के लिए सूर्य अगर लगन में हो तो बहुत शुभ होता है। लेकिन जब भी किसी को ये बात बोलनी हो तो साथ में उसको ये पूछना होता है कि थोड़ी थोड़ी चुस्ती चालाकी तो अपना लेते हो ना, थोड़ा बहुत सच झूठ तो कर लेते हो ना। वो कहे नहीं जी मैं तो बिल्कुल ही सच बोलता हूँ, मैं तो इसके लिए भिड़ जाता हूँ, मैं अड़ जाता हूँ, बस तभी उसे कह देना भाई फिर तो तेरा जीना बड़ा मुश्किल है, कमाना बहुत मुश्किल है। ठीक है? सूर्य लगन में होता, ठीक है? तो ये चीज है। क्योंकि यहां पहले घर की बात चल रही है, तो मैं आपको और बता दूं कि दुनिया के अंदर जो भी आदमी गरीबी की दलदल से निकल करके बहुत ऊपर गया है, उनकी जन्म कुंडली के अंदर किसी न किसी तरह से, दृष्टि से, साथ जोड़ से, कुछ भी मंगल और शनि का मेल जरूर पाया जाता है। मंगल और शनि का मेल जरूर पाया जाता है। ठीक है? तो इसीलिए यहां सूर्य के थोड़ी सी चालाकी शनि की मिल जाए तो ये ज्यादा बढ़िया होती है। ठीक है? दूसरा घर चंद्रमा का। चंद्रमा पानी, जब धरती बनी तो उस वक्त सबसे पहले धरती पे ऑक्सीजन ही थी। उस ऑक्सीजन का पिघला हुआ जो रूप है वो पानी है। जब भी बहुत ठंडी हवा चलेगी
जब ठंडी हवा चलेगी तो वो बृहस्पति होगा। जब वो ज्यादा ठंडी हवा शीत वाली होने लगे, जो हड्डियों के अंदर घुस जाती है, वहां से उसका शनि का रूप बनने लगता है। और जब वो जम जाए, बर्फ बन जाए, तो बेटा वो शनि होता है, ना कि वो चंद्रमा रहता है। और जब बर्फ पिघल जाए तब वो चंद्रमा बनती है। तो यही कारण है दूसरे घर के अंदर चंद्रमा को उच्च का माना गया है, क्योंकि ये बृहस्पति का घर है, हवा वाला घर है, ऑक्सीजन वाला घर है। और जिस भी इंसान का फेफड़ों की कोई दिक्कत नहीं, जुकाम, डस्ट एलर्जी नहीं रहता, या श्वास की कोई दिक्कत नहीं, वो असीमित ज्ञान को प्राप्त करने की ताकत रखते हैं। ओके। और चंद्रमा खास तौर पे ऐसी अवस्था के अंदर दूसरे घर के अंदर हो और शुभ हो, तो आदमी लॉजिकली ज्ञान और विज्ञान पाता है। और अगर अशुभ चंद्रमा भी हो तो उस इंसान जितनी बड़ी बातें कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर एक तरह का चंद्रमा आ जाने से चंद्र बृहस्पति का मेल माना जाता है। ठीक है। और आपने मेरी बहुत सारी स्पीचेस में सुना होगा कि मैं कहता हूं शनि और बृहस्पति एक ही है, क्योंकि जब हवा भी जमने लगे, ठंडा रूप लेने लगे, तो वो क्या बन जाती है? शनि। और जब वो थोड़ी ठंडे पे वापस आ जाती है तो वो होता बृहस्पति। और जब वो पिघल जाता तो बनता क्या है? चंद्रमा। तो इसीलिए लाल किताब के चैप्टर में एक बहुत ही खास इंस्ट्रक्शन है कि आपका जिस तरह का शनि होगा उसी तरह का चंद्रमा फल देगा, और जिस तरह का चंद्रमा होगा शनि उसी तरह का फल देगा। ये विज्ञान बेटा कहीं नहीं पढ़ाया जाता, इसीलिए मुझे खुद सामने आना पड़ा। ठीक है। ये बहुत एक खास नोट है बेटा, इनको साथ के साथ अगर देखोगे, रिवीजन करोगे, तो पुण्य देखना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, नेचर देखना, पैसा देखना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरे घर के अंदर चंद्रमा उच्च के हैं, तीसरे घर के अंदर राहु को उच्च माना गया है। तीसरा घर किसका है? घर तो बुध का है और कारक मंगल है। और लाल किताब के अंदर एक चैप्टर भी आता है कि जब मंगल और बुध मिल जाते हैं तो वो राहु बन जाता है। ठीक है। मंगल और बुध का मिलना ये इंसान की जिंदगी के अंदर या तो मुसीबतों का कारक होता है, या पागलपन का कारक होता है, या वैष्णो देवी जी का कारक होता है। अब आप कहोगे कि गुरुजी ने वैष्णो देवी की बात क्यों कर दी? तो आप जब वैष्णो देवी जी जाते हो तो क्या देखते हो? वहां पर 3 पिंडियां हैं, सेंटर में मां लक्ष्मी बैठी है, लेफ्ट में मां सरस्वती बैठी है, राइट साइड के ऊपर मां काली बैठी है। ठीक है।
मां ने जब काली का रूप धरा था तो क्या किया था? चंड मुंड सब तार दिए, रक्त बीज का नाश कर दिया। तो यानी कि जो भी इंसान की जन्म कुंडली के अंदर मंगल बुध इकट्ठा होगा, वो संहार करने पे आए तो किसी के खून का कतरा भी नहीं छोड़ेगा। पर ये इंसान की जिंदगी की एक्सट्रीम सिचुएशन होती है जब कुछ बस ना चले, क्योंकि हम दायरों में, संस्कारों में और कानूनों में रहने वाले लोग हैं। तो जब किसी को मारना भी हो तो वो पागलपन की स्थिति में ही मारा जा सकता है। नॉर्मल दिल का आदमी किसी को मार नहीं सकता। दुनिया के अंदर बहुत सारी जेलों के अंदर बहुत सारे कैदी वो बंद है जो ये जवाब देते हैं कि उस वक्त गुस्सा आया था यार, मार दिया। ये तभी होता है जब मंगल बुध का मेल हो, या मिथुन राशि के अंदर मंगल बैठा हुआ हो लगन का संबंध करके। समझ गए? तो राहु अल्टीमेटली एक करंट है, और ये करंट को एक्सट्रीम तक पहुंचाने की ताकत मंगल और बुध के इकट्ठे होने के बाद है। वरना ये करंट कभी भी एक्सट्रीम तक नहीं जाता। ठीक है? और राहु का दूसरा उच्चपन वो छठा घर है, वो भी बुध का ही घर है। तो वहां पॉजिटिवली एक्सट्रीम तक जाता है, रिसर्च में, काम करने में, फैसला करने में, किसी भी चीज का निचोड़ निकालने में, किसी की छानबीन करने में, गहराई तक उतरने में, प्लान बनाने में, और किसको क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, ये फैसला छठे घर का राहु करवाता है जब अच्छा हो। तो राहु को इसीलिए तीसरा घर भी उचका दिया गया है। अनार का पेड़ मंगल और बुध इकट्ठे हों, अनार का पेड़ अपने घर के अंदर हो, तो इंसान की पीढ़ी में अगर कोई पहले मेंटली रिटायर्ड इंसान रहा है तो इस पीढ़ी में भी कोई ना कोई पागल हो सकता है अगर घर में अनार का पेड़ हो। अनार का पेड़ क्यों कहा? भाई वनस्पति है, तना बना, सब कुछ हुआ, उसके अंदर नसें हैं, सब कुछ है, डिंडी है, ये सब बुध है। और अनार का लालपन, उसके अंदर का रस, खून को बढ़ाने वाला, खून की तासीर का, तो ये मंगल और बुध का पेड़ माना जाता है। ठीक है? तोता जिसकी चोंच लाल होती है, शरीर हरा होता है। मंगल बुध का मेल जातक की कुंडली में हो, आदमी तोता पाल ले, या तो किडनी, लीवर ये गए, कैंसर भी आ सकता है, मेंटली रिटायर्ड भी हो सकता है। तो इसीलिए जिस भी जातक की जन्म कुंडली में, या फिर वो गुस्से में खून भी कर सकता है, तो जिस भी जातक की जन्म कुंडली में मंगल बुध इकट्ठे हों, अनार का पेड़ और तोता, इससे सख्त परहेज रखना चाहिए। ठीक है? चौथा घर, अगेन रिवर्स थ्योरी, दूसरे की और चौथे की। कारण ये है कि पानी के अंदर भी कितना बड़ा संसार है, जितना धरती पे है शायद उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि समुद्र ही धरती से 3 गुना ज्यादा है। तो इतना बड़ा संसार वहां बैठा हुआ, और इतना बड़ा संसार कि जिस तक शायद आज तक कोई विज्ञानी पहुंचे ही नहीं है, रिसर्चर पहुंचे ही नहीं है।
तो पानी के अंदर जितनी ऑक्सीजन, वो बात अलग है कि आदमी नहीं वहां श्वास ले सकता, लेकिन पानी के जीव तो वहां खूब श्वास लेकर के जीते हैं। तो पानी के अंदर बहुत ऑक्सीजन है, इसीलिए बृहस्पति चौथे घर के अंदर उच्च माने जाते हैं। जीवन की जो शुरुआत भी हुई है बेटा, वो जन्म कुंडली का चौथा घर है। अगर चौथे घर के अंदर खराब ग्रह बैठ जाए, पापी ग्रह बैठ जाए, आदमी के स्पर्म्स बनने बंद हो जाते हैं। शनि की दृष्टि खराब, शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ जाए, आदमी के स्पर्म्स बनने बंद हो जाते हैं। शनि चंद्र इकट्ठे हो जाएं, आदमी के स्पर्म्स बंद हो सकते हैं, अगर शनि और चंद्र दोनों खराब स्थिति में है तो। और औरत के अंडे बनने बंद हो जाते हैं, औरत के अंडे बनने बंद हो जाते हैं। और चंद्रमा अगर किसी भी औरत का 10वें घर में बैठा हो, शनि का संबंध हो जाए, दृष्टि हो जाए, बहुत जल्दी उसे मोनोपॉज हो जाता है, या मंथली साइकिल बहुत अप डाउन चलता है उसका। और ऐसी अवस्था के अंदर अगर किसी लेडी को ऐसा हो रहा हो, 43 दिन लगातार 4 छुआरे 4 गिलास पानी के अंदर उबाल कर उन्हें ठंडा करके जल प्रवाह कर दिया जाए, तो अगर उसको मोनोपॉज हुए 1 साल भी हो चुका है, तो तब भी उसकी माहवारी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, यहां लॉजिक, हमने चंद्रमा को मंगल की सहायता दे दी और वापस उसके घर चौथे घर में चंद्रमा को और मंगल को पहुंचाया और शनि की कैद से आजाद किया। और जिनके बच्चे नहीं हो रहे, स्पर्म्स काउंट कम है, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। तो इसलिए चौथे घर के अंदर बृहस्पति उच्च का माना गया, ठीक, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन तो पहले ही है। 5वां घर कोई ग्रह उच्च का नहीं। कौन ठहरेगा सूर्य की आग के आगे? कौन सूर्य को अपनी ताकत दिखाएगा? कोई नहीं दिखा सकता। ठीक है, छठे घर के अंदर अगेन बुध राहु। राहु के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आपको मैं बताऊं, मैं नाम तो भूल गया अभी, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक जो व्हील चेयर पे बैठे रहते थे, उनकी डेथ हुई। आप में से किसी को नाम याद हो तो बता सकता है? हाँ, प्रद्युमन। हाँ प्रद्युमन, हाँ बेटा। नमस्ते सर। सुखी रहो। सर वो एक्चुअली वो थे स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस नहीं बेटा, कोई और थे शायद। चलो खैर, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा उनका पूरा शरीर खराब था, चल नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन उनका दिमाग बहुत शार्प था। एक से एक बड़ी खोज, एक से एक कंप्यूटर बनाना, बहुत कुछ उन्होंने किया। और ये चीज बुध राहु इकट्ठे वाले कर सकते हैं। लेकिन बुध राहु, छठे घर का राहु, मैंने कहा ना किसको क्या देना है, क्या लेना है, क्या करना है, डिसीजन करना, कुछ भी ये राहु छठे घर का देता है। बुध राहु यहां इकट्ठे हो, बहुत शुभ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत अच्छे देते हैं। लेकिन एक बुध राहु की थ्योरी बता देता हूं। लाल किताब कहती है कि जब भी बुध और राहु इकट्ठे होंगे, बृहस्पति खराब होगा। जब भी जन्म कुंडली के अंदर बुध और राहु इकट्ठे होंगे, बृहस्पति खराब होगा। बुध यानी कि कांच,
राहु रुकी हुई हवा या ऑक्सीजन को रोक देने वाली किसी भी तरह की ऐसी स्मेल जो उसमें से असली ऑक्सीजन को गायब करने की ताकत रखती हो, तो वो तो पहले ही कांच है बुध। और थमी हुई हवा राहु, ये दोनों मिलकर के बृहस्पति को खराब कर देते हैं। और इसीलिए दुनिया के टॉप क्लास रिसर्चर बुध राहु की युति में पैदा होते हैं। लेकिन इसके पीछे की साइंस क्या? इसके पीछे की साइंस ये है, आपने देखा होगा, सुना होगा कि जितने भी ये ऋषि मुनि थे, ये गुफाओं में घुस के क्यों तपस्या करते थे? बहुत सारे ऋषि मुनियों के बारे में तो आपने यहां तक सुना होगा कि तपस्या करते करते उनके ऊपर मिट्टी का पहाड़ बन गया। जब स्वर्ण मंदिर की खुदाई हो रही थी 10वें पातशाही के वक्त में, तो वहां पर जब सरोवर के लिए खोदी जा रही थी जगह, तो एक टीले के ऊपर कुल्हाड़ी मारी गई, तो अंदर से हल्की सी कराहने की आवाज आई। उन्होंने जब मिट्टी हटा के देखा तो वहां एक साधु थे जो पता नहीं कब से तपस्या कर रहे थे। और ये कहानी है या सच्चाई है ये तो नहीं आज बताया जा सकता, पर ऐसा कहते हैं। तो उनसे पूछा गया कि प्रभु आप कब से बैठे हो? कहते भाई मुझे तो याद नहीं मैं कब से बैठा हूं। कहते आप खाते पीते क्या थे? कहते जब कभी भूख लगती थी तो एक चुटकी मिट्टी ले लेते थे। कहते आपको इतनी समाधि के अंदर दुखी किसने किया? कीड़े मकोड़े ये वो कितना कुछ था। कहते नहीं, इनसे मुझे फर्क नहीं पड़ता। कहते अगर यहां भी किसी ने दुखी किया तो वो था काम। काम उस अवस्था में भी जागता है, समझ गए? लेकिन असली बात पे आते हैं। जब भी कभी किसी को कोई भी प्लान बनाना हो, वो अपने आप को बंद कमरे में एकांत में ले जाकर के पूरी कंसंट्रेशन करके फिर प्लान बनाता है। बहुत बहुत देर कुर्सी के ऊपर बैठ के कलम हाथ में पकड़ के लिखने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ध्यान लगाना। और ध्यान तभी लग सकता है जब ऑक्सीजन ज्यादा ना हो। जिस जगह पर ज्यादा ऑक्सीजन होगी, आदमी बात की गहराई में जा ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक शरीर के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा जा रही है, तब तक विचारों का मेला चलता है दिमाग में। एक विचार आया, पीछे ही दूसरा आया, पीछे ही तीसरा आया, हम सोचने लगे, वो सोचते सोचते भूल गए, कोई और चीज याद करने लग गए, और कुछ और नहीं हुआ तो कोई गाना ही याद आ गया, और वो दिमाग में फिर बजने लगा। ये ऑक्सीजन ज्यादा का खेल है सारा। तो इसीलिए बच्चों को खेलने दो, सब कुछ करने दो, लेकिन जब पढ़ाने के लिए बैठाओ तो खिड़की दरवाजे बंद करके सामने एक काली दीवार के सामने बैठा दो। कहने का मतलब सामने दीवार हो और लाल रंग मेज पोश पे बिछा हुआ हो, क्योंकि कंसंट्रेशन के लिए लाल रंग से बेस्ट कुछ नहीं है। ठीक है? तो ये चीज, तो जब भी कोई सर्च करना हो, रिसर्च करना हो, कुछ भी करना हो, मुसीबतों के हल तलाशने हो, घर में कलेश का हल तलाशना हो, या आप जिंदगी में तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे ये तलाशना हो,
तो बाहर पार्क में घूमते हुए, पहाड़ों पे जाकर के मौज मस्ती करते हुए अब जिंदगी में कभी इनका हल नहीं तलाश कर सकते। बेसमेंट के अंदर चले जाइए, टेबल रख लीजिए, 2-4 दिन में हल मिल ही जाएगा, क्योंकि राहु का स्थान है भाई, वहां हवा कम है, ऑक्सीजन कम है। ओके, तो मेरी तो पूरी सोसाइटी में बेसमेंट है बेटा, मैं भी वहां जाके गार्ड की कई बार कुर्सी पे बैठ जाता हूँ जब थोड़ा कुछ ज्यादा सोचना होता है। ये प्रैक्टिकल भी है बेटा, सिर्फ बताने वाली बातें नहीं है। तो छठा घर इसलिए। अच्छा, सातवां घर शनि। डरने की बात नहीं, बड़ी खुशी की बात है। चंद्र शनि का मेल आदमी को मियां बीबी के सुख या बच्चों के सुख से वंचित करता है। और शुक्र शनि का मेल, इसे बोलते हैं उच्च केतु। यहां एक पहले मंगल के बुध के कारण राहु पैदा हुआ था, यहां शुक्र और शनि के कारण केतु पैदा हो गया। और दुनिया को आबाद और बर्बाद करने का जो ठेका है वो राहु और केतु के पास ही है। जितने उच्च कोटि के साधु हुए हैं, उच्च कोटि के त्याग करने वाले हुए हैं, उच्च कोटि के भला करने वाले हुए हैं बेटा, वो उच्च केतु वाले होते हैं। और दुनिया को बर्बाद करने वाले या अपने आप को ही तबाह कर लेने वाले वो नीच केतु वाले होते हैं। नीच केतु वाले बहुत खुश होकर के दूसरों की बड़ाई करते हैं। जैसे, अरे मैं फलाने रेस्टोरेंट में गया था, अरे क्या खाना है उसका, मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा खाना कभी नहीं खाया। भाई वो बंदा कुछ स्पेशल मसाले तो डालता है। ठीक है, कहीं पर भी गए, वहां जाकर के उसको थोड़ी सी सपोर्ट मिली, लेकिन इतनी बढ़ा चढ़ा के बताई कि आधी दुनिया उधर ही लगा दी उसने। ये नीच केतु वाले होते हैं, चंद्र शनि के मेल वाले। और उच्च केतु वाले वो सारी दुनिया को बहुत ध्यान से देखते हैं, उसकी छोटी सी छोटी चीज को भी बहुत ध्यान से परखने की कोशिश करते हैं। और अगर किसी की तारीफ करनी हो तो बहुत कम शब्दों में बड़े शब्द इस्तेमाल करके तारीफ को बंद कर देते हैं। तो इसीलिए यहां पर शनि, क्योंकि यहां पर शनि है किस चीज का, बेहद चुस्ती, चालाकी, तेजी, चुपके से अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना। झूठ बोलना है तो झूठ बोला, सच बोला तो सच बोला, लेकिन किसी को भी तकलीफ ना होने देना। सिर्फ हमें कोई नुकसान ना हो और हम अपनी तमन्नाओं को भी पूरा कर सके, इसलिए वो झूठ बोलते हैं, या अपना नुकसान ना हो इसलिए झूठ बोलते हैं। तो इससे ज्यादा तो डिप्लोमेटिक कोई ना हुआ। ये शनि के अंदर जैसे उड़द की दाल, उड़द साबुत की दाल, इसके लिए कहा जाता है, पंजाबी में बोलते हैं कि किसे लई मां बाधी ते किसे लई स्वादी। यानी किसी को बाय कर जाते हैं और किसी के लिए इतनी स्वादिष्ट चीज है कि वो जितने ज्यादा उड़द साबुत खाएगा वो 95 नहीं 100 साल की उम्र तक जवान रहेगा, क्योंकि हड्डियों को
जोड़ों को, घुटनों को जितनी ग्रीस चाहिए होती है वो सारी ग्रीस उड़द की दाल में है। इसीलिए भल्ले खाना दही में डाल के सबसे उत्तम माना जाता है और इनका मेल भी बड़ा जबरदस्त है। और उड़द की दाल हफ्ते में एक बार खाना और भर के कटोरा खाना बहुत जरूरी है अगर लंबे समय तक अपने क्या कहते हैं हड गोडे से ही रखने हैं तो ये उच्च केतु या शुक्र शनि के मेल के कारण होता है। ठीक है, तो 7वें घर में यानी कि शुक्र के घर में इसी वजह से शनि को उच्च स्थान दिया गया है। ठीक है, 8वां घर, 8वें घर में कोई भी उच्च नहीं है। कारण यह है कि ये दो विपरीत ग्रह यानी मंगल और शनि का घर है। यहां पर मंगल का घर है, शनि कारक बनते हैं और मंगल शनि मिल जाए तो क्या बनता है? अगेन राहु बनता है। लेकिन यहां पर मंगल की तासीर शनि खराब करता है और शनि की तासीर मंगल खराब करता है। इसीलिए यहां पर अगर शनि कितने भी ग्रहों के साथ बैठा हो, जितने ग्रह उसके साथ बैठे हुए होंगे और जो आदमी की कुंडली में ये योग होगा उसके पैदा होने से पहले उसके उतने ही रिश्तेदार मरे हुए होंगे पिछले कुछ समय में 2-3 साल के अंदर, और उनके मरने के बाद ऐसा शख्स पैदा होता है जिसके 8वें घर के अंदर शनि के साथ 2, 3, 4 ग्रह बैठे। कभी भी पूछ के क्लियर कर लेगा। और अगर मंगल शनि यहां इकट्ठे हों तो आदमी जब भी मकान बनाएगा किसी ना किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा, बहुत नुकसान होंगे, एक्सीडेंट के हालात बनेंगे, क्योंकि राहु जाग जाता है, राहु एक्सीडेंट करवाता है, राहु मुसीबतें डालता है। तो इसलिए मंगल शनि जब 8वें घर में इकट्ठे हो या वैसे ही इकट्ठे हो तो राहु माने जाते हैं। तो इसलिए 8वें घर के अंदर कोई उच्च का नहीं होता। पर आपको मैं बता दूं कि मंगल शनि अगर 8वें घर में इकट्ठे हो और आदमी को मकान बनाना ही हो तो यहां पर शनि के उपाय कर दिए जाए। उड़द साबुत बहाना, हर रोज नहाने वाले पानी में दूध डालना, लेकिन सबसे पहला उपाय शमशान घाट का पानी कांच की बोतल में बंद करके चांदी का बुरादा डाल के ढक्कन बंद करके अपने घर में रख ले, जो कि कम से कम 16 से 18 साल रहना चाहिए। ये उपाय बहुत जरूरी है शनि मंगल 8वें स्थान पे, और अगर मकान बनाना हो, रिपेयर करना हो, नहीं तो भूचाल नहीं थमता। 9वें घर के अंदर केतु, ये उच्च के माने जाते हैं। केतु के बारे में कहा जाता है कि ये बृहस्पति का चेला है। कोई बताना चाहेगा कि क्यों? नहीं, चलो रहने दो, अभी ये सवाल नहीं करते। चेला इसलिए बेटा मैं कह रहा हूं, एक ज्ञान वाला इंसान, बृहस्पति को ज्ञान बोला जाता है, समझे? एक ज्ञान वाला इंसान वही होता है जिसके दिमाग में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हो, क्योंकि उसको लगातार चीजें याद रखनी होती है। अब यहां फंस मत जाना, मैंने एक बात कही है कि किसी भी चीज की गहराई में उतर करके उसका प्लान बनाना ये एक अलग बात है, और ज्ञान को अर्जित करके याद रखना ये एक अलग बात है। इसको और क्लियर कर देता हूं, बुध और राहु जब मिलते हैं तो वो बृहस्पति बनता है, और बृहस्पति और राहु जब मिलते हैं तो वो बुध बनता है। धीरे धीरे आगे सारी क्लैरिटी आ जाएगी, चिंता मत करना।
लिख लो अभी। तो यहां हम केतु की बात कर रहे थे। कोई भी ज्ञानी आदमी है जो बहुत ज्यादा ज्ञान पा चुका है, उसके लिए मीठा बोलना, पॉजिटिव सोचना, बहुत जल्दी गुस्सा ना करना और ज्ञान बांटने में कमी ना करना और अपने चेलों को सदा सद्मार्ग दिखाना, ये सारे गुण केतु की सोच की वजह से आते हैं। ज्ञान आता है बृहस्पति की वजह से, बांटना आता है केतु की वजह से। किसी के लिए भी पॉजिटिव थॉट बनाना, उसकी कमियों को इग्नोर करके, ये केतु शुभ का काम होता है। तो इसीलिए ये दो अलग अलग तरंगे हैं, लेकिन ज्ञान का आधार है केतु, या उसमें से निकलने वाली एक नाली है केतु। तो इसीलिए ज्ञान के बादल को बृहस्पति और उसमें से निकलने वाली नाली को केतु बोला जाता है, इसलिए इन्हें गुरु चेला बोला जाता है। इसीलिए जिन लोगों को गुस्सा जल्दी आता है, जो फौरन दूसरों में कमी निकाल लेते हैं और लड़ने को फिराक में फिरते हैं, हम उनका कान छिदवा के उसमें सोना डलवा देते हैं। और औरतों के तो जन्म के बाद से ही लोग कानों में सोने डालने की ये प्रथा शुरू कर दी गई थी, क्योंकि औरत की वजह से घर चलता है, औरत की वजह से खानदान की इज्जत चलती है। और कान छिदवाने का मतलब ही यही था कि जब वो बेटी है तो कहीं खानदान की इज्जत ना खराब कर दे, और अगर बहू है तो उसकी लड़ाई की वजह से कहीं पंगे ना पड़ जाए। इसीलिए जितनी औरतें कान के अंदर आर्टिफिशियल डाल के घूमती है और ज्यादा देर डालती हैं, बार बार डालती हैं, उनके घर में क्लेश हो ही जाते हैं। और जब वो चांदी डालती हैं तो उस खानदान में तो रहना ही क्लेश है। तो इसीलिए औरतों के, लड़कियों के कान में कभी चांदी नहीं होनी चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। जितना भी हो, भले बारीक सी तार हो, वो सोने की ही होनी चाहिए। समझे? तो ये बनता है गुरु केतु का मेल। और यहां एक और बड़ी खासियत है, 9वें घर में इसीलिए केतु उच्च का माना जाता है क्योंकि बृहस्पति के कारण है। और केतु जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 9वें घर के अंदर हो, उनका जिंदगी का सबसे बुरा वक्त उस वक्त आता है जब वो सोना बेच देते हैं या गिरवी रख देते हैं। क्योंकि केतु का आधार ही चला गया तो केतु क्या बचा? फोके विचार बचे, जो तकलीफ ही पैदा करेंगे, ब्रांड नेम को कभी ऊपर नहीं जाने देंगे। समझे? तो इसीलिए केतु 9 में हो, ये उच्च का है, बहुत अच्छा है। कान में सोना होना चाहिए। इन लोगों को जिंदगी में कभी सोना नहीं बेचना चाहिए, गिरवी नहीं रखना चाहिए। हाँ, केतु 9वें में हो, अगर इंसान हर 2-3 महीने में 2-3 महीने में 1-2 ग्राम सोना लाता रहे, वो आदमी एक टाइम पे बहुत अमीर हो जाता है। ख्याल रखना। यहां केतु के लिए एक और बात बोली गई है कि जातक के 2 पुत्र होंगे जो सुअर की तरह बहादुर और कुत्ते की तरह वफादार होंगे। ये लाल किताब की भाषा है समझाने के लिए। इसका मतलब क्या है कि सुअर वो भी केतु है और कुत्ता वो भी केतु है। अगर केतु 9वें में हो और आदमी डरपोक किस्म का हो,
तो उनको जाकर के सूरों को कुछ ना कुछ खिला के आना चाहिए रोज, उसके मन का डर खत्म हो जाएगा। और अगर घर के अंदर भाई भाई की लड़ाई हो रही हो, एक दूसरे में कमियां निकाल रहे हो केतु 2 वाले, अगर घर में कुत्ता पाल ले तो एक दूसरे के लिए प्यार और वफादारी पैदा हो जाती है। बहुत आसान है यहाँ केतु को अच्छा करना। तो इसलिए 9वें घर के अंदर केतु का, 10वें घर के अंदर मंगल उच्च का। मंगल तक आ तो गए हम, लेकिन यहां बहुत ही बड़ी बात समझाने जा रहा हूं आज आपको, जो शायद आपकी सोच का दायरा बदल दे। और एक ज्योतिषी को रियलिटी में एक रियल ज्ञान उसके पास होना चाहिए। सुनी सुनाई कहानियां, बातें समाज के अंदर जो प्रचलित है उसके अनुसार जो चीजें हैं वो उसके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। 10वें घर का मंगल अकेला बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये किसी और ग्रहों के साथ हो तो इसके मित्र कौन है? सूर्य, चंद्र और बृहस्पति। और 10वें घर के अंदर तीनों ही नीच और खराब माने जाते हैं। तो इसीलिए अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ तो यहां शुभ नहीं है, लेकिन ये अपने दुश्मनों के साथ भी बैठा हुआ यहां शुभ नहीं है। लाल किताब कहती है कि मंगल अगर 10वें घर में हो तो उसे कहते हैं गरीब के घर विष्णु भगवान पधारे। अब विष्णु भगवान कौन है? वो एक शख्सियत जो हिम्मत रखती है, जान पहचान बहुत रखती है, छोटों को पालने की ताकत रखती है। वो शख्सियत किसी के भी दुख और सुख में काम आने वाला जो इंसान है वो विष्णु भगवान की ही कृपा से बनता है। और जो सबकी मदद करने के बाद अपनी मदद यानी कि अपनी कमाई के बड़े बड़े रास्ते तलाश कर सके और ज्यादा से ज्यादा कमाई करके दूसरे लोगों को भी काम पे रख सके, वो लोगों को जिनकी बुद्धि बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकती, वो एक फिक्स काम ही कर सकते हैं। जो भी इंसान ऐसे लोगों को अपने पास काम रख करके काम देने की क्षमता रखता है, वो हर इंसान विष्णु भगवान है। और जब अकेला मंगल 10वें घर में हो तो इंसान के अंदर ये क्षमताएं होती हैं। लेकिन ये घर शनि का है। शनि कारक है चुस्ती, चालाकी, तेजी का। शनि है डिप्लोमेटिक। मैंने 7वें घर में भी शनि के लिए ये शब्द प्रयोग किए थे। तो ऐसा इंसान चुस्त, चालाक, तेज, डिप्लोमेटिक होता है। पर आपने YouTube के ऊपर कईयों के टाइटल पढ़े होंगे कि मेहनत करने वाले कभी अमीर नहीं हो सकते। ये आपने देखे होंगे, टाइटल आते YouTube के ऊपर ये कईयों के वीडियो के। बात सत्य है। जो दिमाग से मेहनत करता है और जान पहचान का सहारा लेता है वो अमीर बनता है। पर उसको हर वक्त भाग दौड़ में, उधेड़ बुन में रहना पड़ता है,
कि किससे मिलना है, कहाँ से क्या आएगा, कहाँ क्या जाएगा। एक जने का फोन आता है, उसकी मदद भी करनी होती है, दूसरे का फोन आता है, उसको इंस्ट्रक्शन देनी होती है, तीसरे के घर का क्लेश सुधारना होता है, चौथा अपना भी ये देखना होता है कि उसका क्लेश सुधारने जा रहे हो, पीछे अपने काम का नुकसान ना हो जाए, उसका भी ख्याल रखना होता है। जिसमें ये क्षमताएं होती है, मंगल 10 का संबंध होता है। और अभी देव उठावनी एकादशी गई है, उसमें तुलसी विवाह होता है। कारण आपको पता ही होगा, हिंदू लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं। उसके अंदर जब राजा जालंधर ने जाकर के युद्ध किया देवताओं से, तो राजा जालंधर की जो पत्नी, उसके सतीत्व के कारण, उसकी पूरी वफादारी के कारण, वो उसकी दुआओं में वो हमेशा पति का ही अच्छा चाहती दे रही है। उसने बहुत सारे अनंत पूजा पाठ करके, साधना करके अपने पति के आसपास एक ऐसी ऑरा क्रिएट कर दी थी कि उसका पति बहुत स्ट्रांग रहता था। तो उसने सारे देवताओं को हरा दिया। तो सब देवता इकट्ठे होकर के गए, प्रभु हमें तो राजा जालंधर ने हरा दिया। तो तब वहां विष्णु भगवान को छल करना पड़ा। वहां राजा जालंधर का भेष धर के वो उसके बेडरूम में चले गए। वहां जैसे ही उसी का सतीत्व भंग हुआ, तो राजा जालंधर की कटी हुई गर्दन आकर के गिरी महल में। तब तो सती ने श्राप दिया विष्णु भगवान को पत्थर का होने का। बाद में देवताओं के आग्रह पर विष्णु भगवान को वापस स्वरूप मिला, लेकिन वो अपने पति की गर्दन को लेकर के सती हो गई। तो उस राख में से उपजी जो पौधा रहा वो था तुलसी। और इसीलिए विष्णु भगवान ने यह वरदान दिया कि यहां पर पत्थर का साथ होना बहुत जरूरी है, जिसको शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा। और इनका साल में देव उठावनी के वक्त में इनके विवाह का एक क्रम रख दिया गया कि जो ये करेगा उस घर में मियां बीबी का जोड़ा सदा खुशहाल रहेगा। तो इसीलिए पुराने समय के अंदर तो तुलसी विवाह का बहुत चलन था, जो आज की डेट में सिर्फ एक फैशन बन के रह गया है। ठीक है, तो इसीलिए इस वक्त में तुलसी विवाह करना अपनी समर्था के अनुसार बेटा बहुत बड़ा फायदा देता है, ये बात सत्य है। तो यहां पर ये मंगल विष्णु भगवान के गुण देता है, लेकिन तब ये गुण देगा जब तीसरे घर में भी कोई ग्रह नहीं होगा और पांचवें घर में तो बिल्कुल कोई ग्रह ना हो। कारण तीसरे घर से कोई भी ग्रह टक्कर मारता है तब भी इनकी ताकत खराब होती है, और पांचवें घर में अगर कोई ग्रह बैठा होगा उसको ये टक्कर मारेंगे तब भी इनकी ताकत खराब होती है। तो विष्णु भगवान वाले गुण नहीं बचते, क्योंकि विष्णु भगवान दूसरों को रोता देख के मदद करने वालों में से है। किसी को अन्याय अत्याचार नहीं करते, मदद जरूर कर देते हैं। तो इसलिए तीसरे और पांचवें घर के अंदर अगर कोई भी ग्रह हो तो ये विष्णु भगवान वाला स्वरूप नहीं बचता। ओके, तो ये 10वें घर के अंदर इसीलिए मंगल को बहुत उच्च का माना जाता है। अब ये ताकत अगर यहां मान लो मंगल 10वें घर में है, तीसरे और पांचवें घर में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन आदमी के काम नहीं सिद्ध हो रहे, तो अब ये ताकत कहां से ले, कौन सा उपाय करें? इसके लिए लाल किताब में वर्णित है कि हिरणों को चारा डालो,
हिरन पालो। अब हिरन तो सरकार पालने नहीं देगी, बैन है। तो अच्छा ये रहेगा कि हफ्ते में एक बार मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन हिरनों के पार्क में जाकर या जहां हिरन रहते वहां जाकर के उनको कुछ खिलाया जाए। उनको 2-4 हफ्ते लग जाते हैं आपके पास आने में, क्योंकि बहुत डरपोक होते हैं हिरन। लेकिन हिम्मत इतनी कि ये भी पता है कि मैदान के अंदर शेर घूम रहा है, उसके बावजूद जाके चारा वहीं खाएंगे। तो ये यहां मंगल का गुण भी उनमें है, हिम्मत। डर के भागने का गुण यानी कि शनि। और डर और भागना और हिम्मत दिखाना, जिसके अंदर ये गुण हो वो इंसान विष्णु भगवान ज्यादा अच्छा बन सकता है। और जो सीधा जाके टक्कर मारता हो बेटा, वो तो मंगल बुध वाला राहु हुआ, मंगल शनि वाला राहु हुआ। और जो कब भागना है और कब हिम्मत दिखानी, जिसमें ये अकल हो, वो 10वें घर का मंगल होता है। ठीक है, तो इसलिए 10वें घर के अंदर उच्च का मंगल। 11वां घर, 11वें घर के अंदर यहां शनि मालिक है, कारक बृहस्पति है। तो जो सॉलिड चने की परिभाषा, जिसके अंदर कुछ जा नहीं सकता, बाहर कुछ आ नहीं सकता, तो यहां किसको जगह दी? किसी को उच्च या नीच होने की कोई जगह नहीं दी। ठीक है, ना उच्च की ना नीच की कोई जगह नहीं दी। लेकिन एक बात बोल दूं, एक कहावत आपने सुनी होगी, खोखला चना बाजे घना। ये 11वें घर के शनि और बृहस्पति की कहावत है। लेकिन अभी उदास मत होइए जिनके हैं, अभी बात पूरी नहीं की मैंने। क्या नाम है? महक। हाँ बोलो बेटा, क्या कह रही हो? पहले माइक ओपन करो। गुरुजी दीपा है मेरा नाम, मेरे में 11वें में शनि है। अच्छा अच्छा, खुश रहो, सुखी रहो। अभी पूरी बात बताता हूं बेटा। लाल किताब कहती है कि बृहस्पति शनि उसको फल देंगे, बुध होंगे जिसके खरे। अब एक चने का दाना भी बो दिया जाए तो उसका पेड़ बन के निकल आता है और खूब सारे चने पैदा करता है। तो अंदर अंडा, बीज और अंडा इज सेम थिंग। ठीक है, बीज और अंडा ही दूसरे अपने जैसे स्वरूप को जन्म दे सकता है। तो रियलिटी में यहां पर बृहस्पति एक वो पीला पदार्थ जो अंडे के अंदर या स्पर्म्स के अंदर पाया जाता है, जो बाद में अंडे को प्रफुल्लित कर करके उसके अंदर आत्मा को प्रवेश देता है। पीलापन वही जो सेंटर वाला होता है। उसके आसपास की जितनी भी झिल्ली होती है वो सारी की सारी शनि बनती है बाद में। पहले वो शुक्र होती है, बाद में शनि बनती है, क्योंकि उसे प्रोटीन कहा जाता है। वो शुक्र होता है, लेकिन वो पड़ के जब सड़ जाता है तो वो शनि होता है। ठीक चने की दाल के ऊपर के छिलके की तरह। ठीक है, लेकिन ये कब होता है? जब अंदर का बीज बिल्कुल सॉलिड हो, तो तब ये
बीज को रोपित किया जाए तो वो पेड़ बनता है। लेकिन जब बुध जन्म कुंडली के अंदर खराब हो तो अब आदमी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला, 10,000 रुपए की तनख्वाह में से 2,000 रुपए की ब्रांडेड टी शर्ट और 2,500 रुपए की पैंट और 3,500 रुपए के जूते लेकर के वो अपने आप को अमीर दिखाता है। इसे बोलते हैं खोखला चना बाजे घना। जिस भी इंसान को दिखावे की आदत है वो खोखला चना है, यानी उसका बुद्ध अच्छा नहीं है। और जिसके घर में लाख रुपए पड़े हों और अपने दोस्त को कहे कि यार अभी मेरे पैसे नहीं आए, 500 रुपए दियो जरा, यहाँ पार्टी हो रही है, मैंने बिल पे करना है, मैं तेरे को बाद में लौटा दूंगा। और बाद में वो कोशिश करता है देर से देर करके कि कहीं से याद ना आ जाए 500 रुपए देने भी है इसके। बड़ी तगड़ी प्लानिंग वाले होते बुध शुभ वाले। और बुध तब शुभ होता है अगर बृहस्पति शुभ हो। बृहस्पति अशुभ तो बुध अशुभ। और बृहस्पति और बुध दोनों शुभ हो तो आदमी टॉप क्लास कंजूस होता है। अभी बॉम्बे गया था, वहां हमने एक विला किराए पे लिया, उसमें क्लाइंटेशन करी। उसका मालिक महाभक्त रामाकृष्ण मंदिर का, लेकिन रोज सुबह वो कुछ खाता नहीं था और दोपहर को हरे कृष्णा मंदिर में जाता था और वहां मेरा ख्याल 100 रुपए की थाली मिलती है, वही खाना खा के आता था। और रात को वो कोशिश करता था कि नौकरों ने जो बना रखा उसमें से एक रोटी मिल जाए। और उसके विला की कीमत ज्यादा नहीं तो 100 करोड़ रुपया है। उसके बच्चों के पास लग्जरी गाड़ियां हैं, सब कुछ है, लेकिन उसने आज से 20 साल पुरानी मर्सिडीज के ऊपर चलता है जिसकी कीमत आज की डेट में 50,000 भी नहीं होगी। और वो लोगों को दिखाता है कि मेरे पास इतनी प्यारी मर्सिडीज है, आज तक ऐसी मर्सिडीज तो आई नहीं, इसलिए मैं ऐसी मर्सिडीज पे चलता हूं। उसका बृहस्पति और बुध दोनों ही बड़े शुभ है। उसको सिर्फ पैसा चाहिए, कमाई चाहिए, वो पैसा उसके घर के काम आए, किसी और के पास ना जाए, ये उसे चाहिए। ठीक है, तो समझ आ गया होगा, खोखला चना बाजे घना। 12वें घर के अंदर केतु और शुक्र, बड़ी अजीब कहानी है। स्टूडेंट हो, सच्चाई जानना चाहते हो, इसलिए खुल के बताऊंगा। यहां पर शुक्र शुभों पॉजिटिव थॉट के मालिक होते हैं, केतु शुभों पॉजिटिव थॉट के मालिक होते हैं, लौकिक परलौकिक सारे ज्ञान के कारक होते हैं। और जिस भी इंसान को लौकिक और परलौकिक ज्ञान हो जाता है उसके लिए सब कुछ नश्वर हो जाता है। जिसको भी लौकिक और परलौकिक ज्ञान हो जाता है उसके लिए सब कुछ नश्वर हो जाता है। लेकिन ये लोग कितने भी बड़े भगवान के भक्त हो जाएं, ये अय्याशी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनको हर तरह का ज्ञान हो चुका है। दुनिया को समझते हैं, किसको देना है किसको नहीं देना है,
किस तरह से नाम कमाया जा सकता है, किस तरह से बढ़िया काम किए जा सकते हैं, लोगों की भलाई के काम कैसे किए जा सकते हैं, किसी को समझाना बुझाना कैसे है और कैसे समझा बुझा के लाइन पे लाना है, ये सारा कुछ ज्ञान इनको होता है। लेकिन ये बंद कमरे के चोर होते हैं, क्योंकि ये जो ताकत है ये सिर्फ उन्हीं में होती है जिनका बृहस्पति बहुत अच्छा हो। और जब भी किसी का भी बृहस्पति बहुत अच्छा होगा, आदमी में वीर्य ज्यादा बनता है और औरत में अंडे बहुत बनते हैं। कहने का मतलब उसकी ये ताकत होती है अंदर की, और अगर ये ताकत होगी तो आदमी किसी ना किसी स्टेप पे गलत हो ही जाता है। इसके विपरीत लाल किताब बोलती है कि अगर इंसान अपनी ये ताकत को मार दे और अय्याशी में ना जाए तो वो आदमी गरीब हो जाता है। फिर वो साधु का भेष धर के लोगों का भला कर सकता है, खुद अमीर रह करके किसी का भला नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपनी डिप्लोमेटिक ताकत को खत्म कर दिया। हर वक्त जो एक पॉजिटिव थॉट आने या और पॉजिटिव कमाई जहां से आनी है, उसके वो थॉट बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए शुक्र अकेला 12वें में हो, केतु अकेला 12वें में हो, और शुक्र केतु 12वें में हो तो आदमी ऐशप्रस्त होता है या गरीब होता है। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको समझाया कि इनको, इन ग्रहों को उच्च स्थान क्यों दिए गए, उच्च स्थान क्यों दिए गए। इसका रिवीजन अच्छी तरह से करना। और मैं आपको सबको फिर बता दूं कि यही वीडियो हमारे YouTube पे, हमारे Facebook पर, गुरुदेव जीडी वशिष्ठ वाले जो हमारे डोमेन हैं उन पर आपको मिलेगा। अगर कोई बात आप चूक रहे हैं तो आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं। इससे पिछला वीडियो भी हमारा वहां पर पड़ा हुआ है। तो आज के ही इस संदर्भ में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। गुरुजी प्रणाम। सुखी रहो बेटा। गुरुजी आपने जो 7वें घर का बताया था, जैसे उसमें दही बल्ले का एग्जाम्पल दिया था कि वो ग्राइंड करना चाहिए, तो जो उड़द की दाल होती है तो दही शुक्र का होता है कि? दही बेटा 100% शुक्र होता है। दही के बारे में तुम क्या जानते हो बेटा? सर मेरे को तो इतना पता है कि चंद्र की जैसे दूध का बनता है वो तो हाँ समझ गया बेटा, समझ गया। हेलो, हाँ जी अच्छा सुन रहे हो? हाँ जी बेटा, दही को जब भी कोई बहुत बड़ी दूरबीन से देखोगे, कहने का मतलब बहुत शानदार जो खून वगैरह टेस्ट करने के लिए होती है, तो उसमें जब आप देखोगे तो आप जिंदगी में कभी दही नहीं खाओगे, क्योंकि सारे कीड़े तैरते हुए नजर आएंगे। लेकिन वो ऐसे कीड़े होते हैं जो हमारे अंदर जाकर के हमें ताकत देते हैं, पॉजिटिव वाले, और वो जागृत अवस्था में आते हैं। उसके अंदर उड़द यानी कि प्रोटीन जब हम मिक्स करके खाते हैं तो वो सही जगह पर ले जाकर के उनको चिपकाने का काम करता है, जैसे टूटी दीवार के ऊपर मिट्टी का लेप। समझ गए जी? तो दही खुद भी प्रोटीन ही है एक तरह का, लेकिन उसके अंदर ऑयल बेस्ड जब ये प्रोटीन मिलता है,
उड़द की दाल में ऑयल बेस्ड प्रोटीन होता है। उड़द की दाल को जब गीला करके ऐसे मसलोगे ना, हाथ चिकना हो जाता है जी। तो वो जब आप करके उसके साथ मिला करके खाते हो तो आपके अंदर की कमियों को पूरा करता है वो। और या फिर अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शुक्र मंगल शुक्र का मेल हो और उस अवस्था के अंदर इसे खाओगे तो बाय कर जाता है। इसलिए उड़द के लिए कहा जाता है किसी लिए मां बादी दे किसी लिए स्वादी जी। ठीक है बेटा। गुरुजी एक और मेरा डाउट था। आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो लग्न कुंडली है उसको एक तरह से बाय हार्ट करने के लिए, लेकिन गुरुजी मतलब मुझे तो ऐसे इमीडिएटली समझने नहीं आई वो, तो मैंने मतलब थोड़ा एक टेक्निकल एस्पेक्ट से समझ लिया। जैसे 1 और 4 होते हैं ग्रह, 4 और 10 जो अपोजिट होते हैं, और जो केतु होता है और जो राहु होते हैं वो एडजेसेंट घरों में होते हैं। तो मैं ऐसे वैसे मतलब ट्राई कर रहा हूँ लर्न करने के लिए। चिंता मत कर, आगे सब क्लियर हो जाएगा, अभी समय नहीं है। ठीक है, ओके ठीक है। DA71846D, DA71846D नाम नहीं लिखोगे तो ऐसे ही नाम से पुकारना पड़ेगा। जय जय माता दी गुरुजी। जय माता की बेटा। गुरुजी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो हमें सिखा रहे हैं उसके लिए, और इसके लिए बहुत ज्यादा मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी मेरा एक सवाल है कि जैसे आपने यहाँ नीच और उच्च के ग्रह बताए हैं, तो आपने यहाँ पे ये बताया कि शुक्र और शनि मिलते हैं तो उच्च के केतु बन जाते हैं। लेकिन गुरुजी अगर कोई नीच के ग्रह जैसे कि शुक्र छठे में हो और शनि भी छठे में हो, तो क्या वो उच्च के केतु बन सकते हैं? जैसे मैंने यहाँ देखा कि सूर्य नीच का लिखा है 7वें घर में, तो अगर सूर्य 7वें घर में नीच का है तो क्या वो मतलब गलत फल देगा? ये चीज थोड़ा समझाइए गुरुजी। बेटा मैंने भी तो इसीलिए कहा कि कोई बात नहीं, सालों तक क्लास लाऊंगा। कुछ भी अधूरा ही। शुक्र और शनि बेटा कहीं भी मिले वो उच्च के ही रहते हैं, उच्च केतु ही बनता है। लेकिन अब शुक्र शनि जाकर के 5वें घर में बैठे हुए हों, चौथे घर के अंदर बैठे हुए हों, ये तो सही नहीं है। छठा घर क्योंकि बुध का है, राहु का है, वहां पर भी वो काफी अच्छा फल दे देते हैं। 12वें घर में भी बहुत अच्छा फल दे देते हैं, 10वें में भी बहुत अच्छा फल दे देंगे, ठीक है, 9वें में भी ठीक ठाक दे देंगे। तो ये थ्योरी अभी आगे की है कि दुश्मनों के घरों में क्या करेंगे कोई जाकर, और मित्रों के घरों में क्या करेगा, समझ गए? तो इसको अभी यही समझो कि अपने मित्र बुध का घर भी है तो यहाँ अच्छा फल देगा, ठीक है। भास्कर सिन्हा, हाँ भास्कर। हाँ सर, मैं जानना चाह रहा हूँ सर, ये जो कुंडली है अपनी, इसमें जो जेंट्स और लेडीज का दोनों का मतलब फल और वो सब एक ही होता है क्या? नहीं बेटा, ज्यादातर एक होता है, 90% तक एक। अच्छा। और 10% फिर वो जो अर्ध नारी ईश्वर का जो स्वरूप आ जाता है और एक तरफ नारी हो जाती है एक तरफ पुरुष हो जाता है, तो वो सिर्फ 10% का ही फर्क है। तो इसीलिए पूरे ज्योतिष के अंदर आदमी और औरत पर होने वाली ग्रहों की जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं, घटनाएं हैं, उनमें सिर्फ 10% तक फर्क होता है। और ये तो बहुत लास्ट का चैप्टर है बेटा। जी 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 सर। जयप्रकाश खन्ना जी। हाँ प्रणाम गुरुदेव जी। दाता सदा सुखी रहे। गुरुजी मेरा ये सवाल था कि 9वें घर में आपने बताया कि केतु हो तो कुत्ता पालना चाहिए, तो किस रंग का कुत्ता होना चाहिए? काला सफेद पालिए। केवल काला भी चलेगा? चल जाएगा, सफेद भी चल जाएगा, काला सफेद भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो शुक्र यानी कि सफेद, यानी कि कुत्ते का रंग बिल्कुल 100% सफेद बहुत रेयर मिलता है।
नहीं तो उम्र के साथ में उसमें पीलापन आ जाता है, वो ऑफ वाइट हो जाता है, तो वो शुक्र का कलर कहलाता है। काला हमेशा काला ही रहता है, काला सफेद वो केतु का कारक है, रंग बिरंगा। समझे? तो पापी ग्रहों के साथ ही जुड़ा हुआ कुत्ते का रंग वो ज्यादा एनर्जी क्रिएट करता है केतु की। और केतु शुक्र के ही अंदर का पार्ट है, वो बृहस्पति के अंदर का भी पार्ट है और वो शुक्र के अंदर का भी पार्ट है। बृहस्पति देवताओं के गुरु, शुक्र राक्षसों के गुरु। समझ गए? वो देवताओं के गुरु का चेला है जी, लेकिन राक्षसों के गुरु का अंदरूनी पार्ट है। तो तुम कह सकते हो दोनों का चेला है जी, समझ गए। तो इसीलिए अपनी चुस्ती, चालाकी, तेजी, पॉजिटिव धारा को बढ़ाना हो तो कुत्ते का सम्मान करना, उसकी सेवा करना, उसको रखना बहुत अच्छा होता है। ठीक है? ये चलो बेटा, ठीक है। अब आप मनप्रीत से कुछ बातें कर लीजिए, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया या आगे के सेशन में कोई कुछ चाहता है वो चीज, या और कोई बात करनी हो तो अब हमारे मनप्रीत करेंगे। माता रानी सुखी रखे, खुशियां दे, तंदुरुस्तियां बख्शे, खूब कामयाबियां दे। सुखी रहे बेटा, सुखी रहे। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपका काफी सही किया होगा और आप सबने नोट्स बनाए होंगे। और खुशखबरी गुरुजी ने आपको दे ही दी है कि अगर कोई भी ये सेशन दोबारा से सुनना चाहता है तो वो हमारे सोशल पेज पे जाकर, फेसबुक पेज के ऊपर जाकर सुन सकते हैं उसको। आज के लिए आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि क्लासेस में आपको मजा आ रहा होगा और बहुत कुछ सीखने के लिए भी आपको मिल रहा होगा। तब तक के लिए हम आगे चाहते हैं। आप सबका धन्यवाद।